महात्मा गांधी। अभी ये महात्मा गांधी नहीं है, अभी ये मोहनदास करमचंद गांधी है। अभी इन्हें महात्मा बनाया जाए, अभी महात्मा वाले काम नहीं कर रहे, करवाए जाएंगे इनसे। देखिए महात्मा गांधी को मैंने आपको शुरुआत का पढ़ा दिया, इनका जन्म पढ़ा दिया था, मम्मी पापा के बारे में बता दिया था, मॉम डैड हो गए थे, और कौन हो गया था, वाइफ हो गई थी, शादी वादी हो गई थी, और बच्चे बच्चे हुए 4-5 बच्चे थे। आज से इनके आगे की कहानी पढ़ाई जाए। अभी ब्याह हो गया था ना, हो गया था, कल मैंने करवा दिया है, मैंने कॉपी में नहीं लिखवाया, हर चीज थोड़ा लिखवाऊंगा, कई सारी चीजें सुना कर दी जाती, हर चीज थोड़ी बताऊंगा मैं आपको। पता तो मुझे उनके बारे में बहुत सारी है, पर छुपा जाता हूँ, कुछ बात बताने लायक नहीं हो। देखिए पेपर में इनसे इनका जन्म तो पूछा ही जाता है, पापा का नाम पूछा जाता है, मम्मी उम्मी का नाम भी आ जाता है, कभी कभी अंदर पेपर में आ जाता है। बाकी मैंने आपकी कहानी के तौर पर सुनाई थी, कभी कितनी सगाइयां की थी, ठीक है, तो सर मैंने आपको कहानी के लिए बताया ताकि आपको पता। इसके बाद उनकी स्कूलिंग हुई थी राजकोट से। कहां से हुई थी, ये पेपर में आ चुका है, और ये बिहार के क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ था, बिहार का जो स्टेट पीसीएस होता है वहां क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी, तो राजकोट के प्राथमिक महाविद्यालय से। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो मैं बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन बनते। देखिए बढ़िया, शादी वादी का माहौल हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद माना जाता है कि इनके 5 बच्चे थे। कौन कौन से, पन्नालाल, हीरालाल। देखिए इनके 4 जीवित बच्चे थे, एक की मृत्यु हो गई, ठीक। एक इनके एक बेटे का नाम था जमनालाल बजाज। हालांकि जमनालाल बजाज गांधी जी के जैविक पुत्र नहीं, गोद लिए गए पुत्र थे, लेकिन केस उल्टा था, जमनालाल बजाज ने अपने बाप को गोद लिया था। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को उन्होंने पिता के रूप में गोद लिया था। तो इनकी कहानी अलग। हालांकि पेपर में कभी कभी जमनालाल बजाज का नाम भी आता, पूछा करते हैं तो उनका गोद लिया गया बेटा कौन, तो जमनालाल बजाज। देखिए इनके बेटे का नाम था, एक का नाम था हीरालाल, एक का नाम मणिलाल, एक का नाम देवदास, एक का नाम रामदास। एक की मृत्यु हो गई, और 5वें पुत्र का नाम है जमनालाल बजाज। 4 जैविक पुत्र थे, एक गोद लिया हुआ। सबसे बड़े बेटे का नाम था हीरालाल, और सबसे छोटे बेटे का नाम था रामदास। देवदास तीसरे थे, मणिलाल दूसरे थे। कभी क्रम से पूछेगा नहीं, बेटों का नाम जरूर पूछता, कभी कभी पूछ सकता है कि इनमें कौन सा गांधी जी का बेटा नहीं था। तो बाकी आपको 4 पता है तो एलिमिनेट करें। देखिए इनकी कहानी शुरू होगी जब ये पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इनकी प्राइमरी एजुकेशन हो गई, हाई स्कूल इन्होंने गुजरात में रहते हुए कर लिया। इसके बाद इनका मन हुआ कि हम वकील बने। वकील की पढ़ाई पढ़ने के लिए अब इन्होंने घर में क्या की, परमिशन मांगा। घर में इन्होंने कहा कि अब हम जाना चाहते। कहां जाना चाहते हैं, ब्रिटेन। ब्रिटेन में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करें। लेकिन क्या हुआ, देखिए हमने आपको एक चीज कहानी सुनाई थी, काला पानी की सजा। तब मैंने बताया था कि काला पानी की सजा का मतलब काला पानी अलग, सजा अलग होती।
काला पानी का मतलब ही था कि यदि कोई व्यक्ति समुद्र की यात्रा करता है, समुद्र की यात्रा करेगा, तो हमारे जो वेद हैं उनमें जो बाद में लिखी गई बातें हैं उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति समुद्र का पानी टच करता है या व्यापार करता है या जहाज से जाता है, तो वह व्यक्ति अपने समाज में रहने योग्य नहीं रहता। जब ऐसी बात इन्होंने की तो जिस समाज से आते थे, तो गांधी जी का पूरे समाज ने क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया। उनके पिता का, उनकी रिश्तेदारों का, गांधी जी का कहा कि आप यदि समुद्र की यात्रा करेंगे तो हम आपका बाइकआउट करेंगे, क्योंकि आप क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि उनके पिता दीवान थे वहां के, तो उनका थोड़ा बहुत रुतबा था, थोड़ी बहुत जान पहचान थी। तो जब कोई बड़े घर का बेटा हो तो उसके काफी सारे सजाएं माफ हो जाए। इसी तरह इनके साथ हुआ कि जब इन्होंने बात की अपने समाज से कि हम पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, हमें माफ करिए, लेकिन उनसे क्या करवाया गया, इन्हें गंगा जल से नहलवाया गया और शपथ दिलाई गई कि बेटा ऐसा ऐसा काम मत कर, जैसा काम लोग करते। इसके बाद इनकी पत्नी कौन थी, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी को इनकी सारी करतूतें मालूम। इन्हें मालूम था कि विदेश जा रहे हैं और जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने पथ से भटक जाएंगे। इन्होंने, इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, इन्होंने शपथ दिलाई थी, कहा कि जब भी जाएंगे आप बाहर तो आप किसी लड़की से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी हरकतें वो जानती थी, बचपन से उन्हें मालूम। उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि कोई लड़की आपसे बात करे तो बता दीजिएगा कि मैं शादीशुदा हूं। उन्होंने कहा ठीक है। बड़ी वादे कसमें करके गांधी जी आराम से यहां सूरत बंदरगाह था, वहां बैठे, वहां से जहाज लिया, ब्रिटेन चले गए। लेकिन अब ब्रिटेन गए तो इन्हें एक चीज समझ में आ गई कुछ दिन बाद, यदि आप ब्रिटेन में रहना है तो आपको कुछ चीजें छुपानी होगी। इन्होंने पहली चीज छुपाई कि मैं शादीशुदा नहीं। अब क्यों छुपाई वो जान। दूसरी चीज है कि जैसी प्रवृत्ति के थे पहले, वो इतनी जल्दी प्रवृत्ति छोड़ नहीं पा रहे। तो मालूम चला कि ये कहीं गए थे रेस्टोरेंट, उन्हें दो लेडीज बड़ी पसंद आई, दो लेडीज पसंद आई। गांधी जी थोड़ा स्मार्ट थे, शुरुआत की फोटो देखेंगे तो बढ़िया मस्त कोट टाई, बिल्कुल वेल मेंटेन रहते थे। मस्त उनसे थोड़ी बात की, उस समय नंबर नहीं चलते थे, उनसे एड्रेस लिया उनके घर का आराम से, ताकि मिल सके, कभी मन करे तो चले। आराम से इनके पीछे पड़ गए। कभी गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी, अभी महात्मा नहीं हुए। देखिए फिर इन्हें बाद में समझ में आया कि इनकी पत्नी ने कुछ कहा, लेकिन इन्हें मालूम चल गया कि गांधी जी क्या है, शादीशुदा, किसी ने बता दिया, तो अब ये दूर हो, तो गांधी जी का पत्ता कट गया। गांधी जी अब समझ गए कि पढ़ाई लिखाई कर ले बेटा, नहीं बैरिस्टर बनते बनते रह जा। तो गांधी जी ने तन मन लगा के पढ़ाई की और क्या बन गए, बैरिस्टर। बैरिस्टर का मतलब वकील बन गए, आराम से वकील बन गए। अब कहाँ है, अपने घर चले आए। घर चले आने के बाद इनके पास क्या नहीं था, कोई काम नहीं था, वकील साहब थे। इन्हीं के पास में एक मुस्लिम व्यक्ति रहते थे, जो रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, जिनके एक भाई का नाम था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की केस को लड़ने के लिए इनको हायर किया गया कि भैया देखो दक्षिण अफ्रीका में हमारा एक केस है डरबन शहर में, आप जाइए, थोड़ा व्यापार वाला इशू आ रहा है, तो आप जाके केस लड़ लीजिए। होता नहीं है जैसे हमारे अंकल हो, अब आपके पापा सिफारिश कर देंगे बेटे को काम दे दो थोड़ा बहुत, इनकी भी सिफारिश की गई अब्दुल्ला चाचा से। अब्दुल्ला चाचा ने इन्हें केस दिया कि हमारा ये केस है, हमारी ये कंपनी है डरबन शहर में, आप जाइए और वहां पर क्या करिए, हमारा केस लड़िए।
इसके बाद अब्दुल्ला के कहने पर ये कहां आ जाते हैं, डरबन। ये डरबन शहर जाते हैं 1893। थोड़ा डेट याद रखिएगा ये वाली। डरबन शहर पहली बार कब जाते हैं, 1893। इसके बाद वो डरबन शहर की होके रह जाते हैं लगभग 20 से 21 सालों तक वो अफ्रीका में ही रहते हैं। अफ्रीका की कहानी इसके बाद सुनो, ठीक है, लिखो इसमें। मुझे कोई दिखाएगा। गुजरात में रहते हुए ही, गुजरात में रहते हुए ही इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। इसके बाद 1893 में चाचा अब्दुल्ला, और 1893 में चाचा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर चले गए, डरबन शहर चले गए, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर चले गए। देखिए अफ्रीका आ गए। अब यहां देखिए, देखिए अफ्रीका आते ही उन्होंने शुरुआत में केस उस लड़ लिया, जीत गए। इसके बाद रहते हुए इन्होंने एक चीज महसूस की कि यहां बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, और वो समस्याएं हैं भारतीयों की। क्योंकि बहुत सारे भारतीय क्या करते थे, ब्रिटेन वासी क्या करते थे, उन्हें मजदूर बनाकर अफ्रीका वगैरह ले गए तो आराम से रहते थे। इन्होंने क्या किया, 1894 में, मतलब अगले साल ही, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की, नटाल इंडिया कांग्रेस। और नटाल इंडिया कांग्रेस के माध्यम से वो क्या करते थे, आम लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका क्या करते थे, समाधान करते। ठीक है, सब कुछ काम बढ़िया चल रहा था। इसके बाद इन्हें आगे महसूस हुआ कि हमें कुछ और काम धीरे धीरे करने चाहिए। धीरे धीरे इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी 1903 में, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन, जो लगभग 4 से 5 भाषाओं में। कौन कौन सी भाषाएं थी, हिंदी थी, अंग्रेजी थी, गुजराती थी, तमिल थी। इन 4 भाषाओं में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका निकाली। कब निकाली, 1903 में बढ़िया पत्रिकाएं निकाली। और इस पत्रिकाओं के माध्यम से क्या करते, वो समाज में एक नए सुधार की, आंदोलन की चेष्टा से अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। कहते थे साफ सफाई से रहो, थोड़ा बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अंग्रेजों की अच्छी बातों को मानो, बुरी बातों को छोड़ो। इसके बाद इन्होंने 1904 में डरबन शहर में एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना। किसकी आश्रम, फिनिक्स आश्रम। डरबन शहर में एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। माना जाता है कि गांधी के द्वारा यह पहला आश्रम था जिसे गांधी ने क्या किया था, स्थापित किया था। और इसी के बाद धीरे धीरे उन्होंने अन्य काम किए। कौन कौन से काम किए, गांधी जी शुरुआत से अंग्रेजों के झुकाव में रहे। क्यों रहे हैं, उसके पीछे उनका ये कारण था कि वो मानते थे कि अंग्रेज थोड़ा पढ़े लिखे, ठीक है, बड़े सिस्टम से रहते हैं, एक दिन पूजा करते हैं, बढ़िया उनका फ्राइडे वाला सिस्टम रहता है, फ्राइडे को चर्च जाएंगे, बाकी दिन काम करें।
आराम से उनको ही दंड दे रहे हैं जो काम नहीं कर रहा, काम चोरी कर रहा, गंदे तरीके से रहता। क्योंकि गांधी की मानसिकता पहले अलग थी। गांधी बिल्कुल नवाब की तरह रहते थे, मस्त कोट पैंट टाई, साफ सफाई से बाल कटिंग, वेल मेंटेन युवा थे, आराम से रहते। तो वो जिस तरह से रहेंगे उसी तरह के उनको पसंद होगा। जैसे आप गंदे तरीके से रहना पसंद करते हैं तो आपको गंदे बच्चे ज्यादा अच्छे। यदि आप अच्छे रहने पड़ सकते हैं, बिल मेंटेन टाई वाई, थोड़ा क्रीम व्रीम लगा के रहना चाहते हैं, तो आप दोस्तों से कहें यार नहा लो, बदबू आ रही, कहेंगे एक बार, टोकेंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमारे रंग में ढल जाए। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज बढ़िया रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, इसलिए शुरुआत में इन्होंने 2 युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में लड़े। एक युद्ध था 1906 में जिसका नाम था जुलू विद्रोह। क्या नाम था? जुलू विद्रोह। जुलू विद्रोह क्या था? अफ्रीका में एक जुलू जनजाति थी, जुलू जनजाति थी, और जुलू जनजाति अपने ढंग से रहती थी। लेकिन ब्रिटेन में क्या हुआ, इस जनजाति का दक्षिण अफ्रीका में शोषण बहुत हो रहा, इनके सारे अधिकार धीरे धीरे करके कम किए जा रहे थे। जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, हमला कर दिया, इस जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ हमला कर दिया, तो गांधी जी को इनका साथ ना देने के चक्कर में गांधी जी ने साथ किसका दिया? अंग्रेजों को बिल्कुल समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, जुलू जनजाति में ही बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका शोषण अंग्रेज समय समय पर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनका झुकाव फिर कहां हो गया? जुलू जनजाति के। ठीक है। इसी तरह एक विद्रोह और हुआ था जिसका नाम था बोअर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बोअर। बोअर विद्रोह भी वहीं अफ्रीका के शहर में ही लड़े गए। और बोअर विद्रोह था एक रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेकर। रजिस्ट्रेशन एक्ट कैसा था? अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि यदि कोई व्यक्ति क्रिश्चियन पद्धति से और क्रिश्चियन एक्ट के तहत शादी नहीं करेगा तो उनकी शादी क्या हो जाएगी? अवैध होगी। उनके बच्चे जो पैदा होंगे अवैध संतान कहलाएंगे और उनके कोई भी अधिकार नहीं होंगे। गांधी जी को यह बात बुरी लगी क्योंकि हर धर्म का वो सम्मान करते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। लेकिन ईसाई धर्म को वो ज्यादा प्रोत्साहित करने के चक्कर में ये ऐसा कानून लेकर आ गए कि यदि कोई क्रिश्चियन तरीके से, क्रिश्चियन पद्धति से शादी नहीं करेगा वो शादी मानी नहीं जाएगी। अब इस बोअर युद्ध में जब युद्ध होगा तो क्या होगा? ये इनकी साइड से, अपने साइड से लोगों को लाएंगे, क्योंकि देखिए जब किसी के धर्म पर बात आती है तो इंसान इकट्ठा हो जाता है। ये इंसान अब क्या होंगे? इकट्ठा हो गए। लेकिन जब देखा कि बहुत लोग घायल वायल हो रहे हैं तो इन्होंने एक नर्स की भूमिका में काम किया। लोगों की ड्रेसिंग करते थे, पट्टी बांधते थे, लोगों को ले जाते थे, चाहे वो भले अंग्रेज हो चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के वासी। तो उन्होंने वहां रहते हुए 2 युद्धों में खूब अच्छे तरीके से समझ लिया था कि हमें प्रतिरोध कैसे करना, हमें हिंसात्मक रवैया अपनाना है या अहिंसात्मक रवैया अपनाना। तो गांधी जी में जो व्यक्तित्व निखार धीरे धीरे आता है, तो कहते हैं, कभी आपने सुना होगा, राम के पीछे राम बनने में या राम को भगवान बनने में उनके 14 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट। यदि वो वनवास नहीं जाते तो एक राजकुमार की भूमिका में रहते, राजकुमार की तरह उनका क्या होता? राज सिंहासन हो जाता, और वो कभी कभी नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता। उनका स्ट्रगल, उनके पीछे मर्यादा बनाने में उनको सबसे बड़ा योगदान रहा। यदि लाइफ में कभी आप स्ट्रगल करेंगे ना तो आपके व्यक्तित्व में बहुत सारा निखार आता है। आप स्ट्रगल करना सीखते हैं, धैर्य आता है, आप विनम्र हो जाते हैं। आप शुरुआत में भगवान को नहीं मानते, फिर शुरुआत में, फिर बाद में आप मानने लगे, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि हाथ पैर मार मार के आपने कोशिश कर करके थक गए हैं, लेकिन अंततः आप फिर एक ही लाइन गाएंगे, होगा वही जो राम रचि रखा। तो ये बहुत सारे बदलाव आते हैं। गांधी जी शुरुआत में गए कि गांधी जी मस्त मौला इंसान थे, लेकिन इन 2 युद्धों के बाद उन्हें समझ में आ गया कि हमें अंग्रेजों से लड़ना कैसे।
उन्हें समझ में आ गया यदि हम लाठी डंडा लेके लड़ेंगे तो अगले दिन वो हमें गोली मार के घायल कर, वो हमें मार देंगे। इसलिए गांधी जी के जो नेतृत्व में अहिंसा का गुण आता, सबसे ज्यादा योगदान रहता है इनका। ठीक है, इसके बाद ये बहुत सारे छोटे छोटे आश्रम स्थापित करते हैं, जिसमें से एक हो गया फिनिक्स आश्रम। एक आश्रम इन्होंने स्थापित किया था 1910 में। 1910 में एक इनका मित्र था कॉलिनबर्ग। क्या नाम था? कॉलिनबर्ग। कॉलिनबर्ग के एक सहयोग से उन्होंने एक टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी, और इस फर्म का उद्देश्य यही था कि जो अहिंसात्मक तरीके से लोगों की मदद करते हैं या अंग्रेजों का साथ नहीं देते या कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं, तो ये यहाँ पर आए, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आगे कैसे करना है। गाइडलाइन की तरह इन्होंने ये फर्म की स्थापना की। इसके बाद बहुत सारी पत्रिकाएं निकालते हैं, जो धीरे धीरे करके मैं आपको समझाऊंगा। ये 2 पेज उसको लिखिए, लिखिए इसमें लिखिए, दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद, दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद इन्होंने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वहां की लोगों की समस्याएं सुनना, जिसका उद्देश्य वहां के लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना था। और उनका समाधान करना था। धीरे धीरे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की समस्याएं समझी। धीरे धीरे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की समस्याएं समझी और उनके समाधान के लिए उनके समाधान के लिए 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली। 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली, जो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में छपती थी। तमिल भाषा में छपती थी। इसके बाद इन्होंने 1904 में डरबन शहर में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। डरबन शहर में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की।
जो गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। पहला आश्रम था। इसके बाद इन्होंने जुलू विद्रोह और बोअर विद्रोह, जुलू विद्रोह और बोअर विद्रोह में भाग लिया। जुलू विद्रोह और बोअर विद्रोह में भाग लिया और भारतीय प्रवासियों की समस्याएं इन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगी। भारतीय प्रवासी जो विदेश में रहते हैं, प्रवासी के नाम, प्रवासी की समस्याएं इन्हें समझ में आने लगी। जिसके बाद अपने जर्मनी के मित्र कॉलेनबर्ग, जर्मनी के मित्र कॉलेनबर्ग की सहायता से, कॉलेनबर्ग की सहायता से 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। फर्म का मतलब एजेंसी होता है। अपने जर्मनी के मित्र कॉलेनबर्ग की सहायता से 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की जो जोहान्सबर्ग में था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग में था। इस फर्म के माध्यम से गांधी जी सत्याग्रहियों का सहयोग करते थे। सत्याग्रहियों का सहयोग करते थे और उनका मार्गदर्शन करते थे। और उनका मार्ग नोट लिखिए, नोट। देखिए कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखिए। पहला पॉइंट याद रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज। क्या नाम है? जो उन्होंने लिखी थी 1909। 1909 में इनकी एक छोटी सी कहानी ये है कि क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की समस्या लेकर कहां जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं, ताकि वहां पर यहाँ के अंग्रेजों की शिकायत वो कर सकें और यहाँ क्या क्या समस्या हैं वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से दे सकें। लेकिन वो जिस जहाज में जाते हैं वहां अकेले बैठकर अपने अंतरात्मा से प्रश्न पूछते हैं और उसका स्वयं उत्तर देते हैं। और यही प्रश्नोत्तरी इन्होंने एक हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिख रखी। तो एक इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, तो इसको पहले लिखिए, एक एक करके लिखेंगे। लिखिए 1909 में
1900 सेवन सिन थ्योरी। सात पाप का सिद्धांत दिया। अगला पॉइंट बनाओ। लिखो गांधी जी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की प्रेरणा, गांधी जी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की प्रेरणा निम्न लोग थे। निम्न लोग थे। देखिए इनकी कौन कौन सी थ्योरी है। गांधी जी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। आपने इनका नाम सुन रखा होगा। ये बहुत सारे उपन्यास लिखते हैं, बहुत सारी कहानियां लिखते हैं। रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक का नाम था अनटू दी लास्ट। क्या पुस्तक का नाम था? अनटू दी लास्ट। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने अंत्योदय जैसी अवधारणा स्वीकार की। अंत्योदय, कौन सी अंत्योदय? अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत वाले व्यक्ति का भी उदय करना अंत्योदय का सिद्धांत कहलाता है। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति का भी उन्नति के मार्ग पर उसे ले जाने के लिए जिस सिद्धांत का, थ्योरी का प्रयोग किया जाता है, अंत्योदय या सर्वोदय सिद्धांत, वो इन्हीं का। और प्रेरणा कहां से मिली है इन्हें? रस्किन बॉन्ड की अनटू दी लास्ट पुस्तक से। इस पुस्तक को पढ़ते वक्त उन्हें यह विचार आया कि अंत्योदय जैसी अवधारणा होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज और है, जैसे मैंने आपको टॉलस्टॉय पढ़ाया, टॉलस्टॉय एक फर्म का नाम आपको बताया। टॉलस्टॉय एक दार्शनिक व्यक्ति, इन्हीं दार्शनिक व्यक्ति के नाम पर ही इन्होंने एक फर्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय महोदय से इन्होंने अहिंसा जैसे गुणों को सीखा। कौन सा गुण? अहिंसा का। आपने उनके जीवन में देखा होगा कि वो कभी भी हिंसा के समर्थक नहीं रहे, जिसके पीछे उनकी सबसे बड़ी थ्योरी थी टॉलस्टॉय की थ्योरी। इनकी एक थ्योरी और है, जैसे आपने सुना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कर टैक्स ना देने के आंदोलन, जिन्हें वो, और एक और सुना होगा श्रम शक्ति का सिद्धांत। मतलब वो मेहनत पर विश्वास करते थे, मतलब कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, श्रम कीजिए। तो श्रम शक्ति का सिद्धांत दिया था एक व्यक्ति, नाम थे, पहले इतना लिखिए नहीं तो आप भूल उल जाएंगे। लिखिए, निम्नलिखित हो गया, इसमें लिखिए रस्किन बॉन्ड की पुस्तक, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू दी लास्ट, अनटू दी लास्ट की प्रेरणा से अंत्योदय, 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 अंत्योदय तथा टॉलस्टॉय, तथा टॉलस्टॉय दार्शनिक से, दार्शनिक थे, दार्शनिक से अहिंसा जैसे गुण सीखे, अहिंसा जैसे गुण सीखे। वही शारीरिक परिश्रम, वही
शारीरिक परिश्रम को रस्किन बॉन्ड की कहानियों से प्रेरणा मिलती। रस्किन बॉन्ड की कहानियों से प्रेरणा मिलती तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन थोरो एक व्यक्ति है, थोरो तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन थोरो के महान विचारों से प्रेरित है। थोरो के महान विचार से प्रेरित है। देखिए क्वेश्चन आया था, मैं बता सकता हूं क्यों। वो था रस्किन बॉन्ड वाला। पूछा गया है कि अंत्योदय जैसी अवधारणा इन्होंने किस पुस्तक से प्रेरणा प्राप्त की। उस पुस्तक का नाम क्या है? अनटू दी। और लिखी किसने है? रस्किन। इसलिए मैंने आपको 2-3 सिद्धांत और बता। अगला पॉइंट बनाइए नोट में, चौथा पॉइंट। लिखिए इसमें, ये स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहते थे। ये स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहते थे। अराजकतावादी कहते थे तथा ये राज्य विहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका, यही वाला, राज्य विहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे। राज्य विहीन समाज का, स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए। देखिए पेपर में आया है, 2020 का क्वेश्चन है। पूछा गया था कि स्टेटलेस सोसाइटी कौन से महान व्यक्ति बनाना चाहते थे, तो उनका नाम क्या है? महात्मा। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब हुआ कि यहां पर ऐसी कोई भी सरकार की स्थापना ना की जाए और स्वराज की अवधारणा के माध्यम से गांव का प्रशासन चलाए, तो इसलिए स्टेटलेस सोसाइटी। अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा। लिखिए, भूख हड़ताल को ये अग्निबाण मानते हैं। भूख हड़ताल को ये अग्निबाण जैसे आप लोग घर में किसी कोई बात मनवानी हो तो भूख हड़ताल करते हैं ना, तो मम्मी पापा का ऑप्शन होता अग्निबाण वाला। अग्निबाण मानते हैं तथा अमरण अनशन को अंतिम विकल्प मानते हैं। अमरण अनशन को अंतिम विकल्प मानते हैं। अगला नोट लिखिए, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनैतिक गुरु हैं। इनके राजनैतिक गुरु हैं जिन्होंने 1915 में इन्हें 1 वर्ष तक
भारत भ्रमण करने का सुझाव दिया? और ये भी पेपर में आ चुका। क्वेश्चन क्वेश्चन ये बना था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन? तो कौन है? गोपाल कृष्ण। थक गए क्या? एक पॉइंट और लिखो, फिर थक गए इसी बात में। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी डेट अच्छे से याद कर लीजिएगा, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए भारत सरकार 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाती। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाती। प्रवासी दिवस के रूप में। तथा गांधी जी ने अपना पहला भाषण भारत में तथा गांधी जी ने अपना पहला भाषण भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में दिया। पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में दिया था। एक अंतिम और लिख, पिछले साल पेट में आया थे वाला कुछ लंगोटी वाला है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में। तो पहला भाषण लिख लिया। एक लिखे 1921 में, 1921 में मदुरई शहर, मदुरै, वैसे तो मदुरै लिखते, मदुरै शहर या मदुरई शहर में जब वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तब वहां के किसानों की हालत देखकर, तब वहां किसानों की हालत देखकर इन्होंने अपने वस्त्र त्याग करते हुए, इन्होंने अपने वस्त्र त्याग करते हुए लंगोट पहनना शुरू किया था। लंगोट पहनना शुरू किया, और ये पिछले साल पेट में आया। थक गए क्या? एक अफ्रीका के सेंट पीटर, बहुत बड़ा नाम है, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अब जमनालाल बजाज याद आ रहा, देखो फिर याद आ गया। अब याद आ रहे, मैं क्या करूं? जमनालाल बजाज, एक ही नाम लिख लो, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, बजाज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने
गांधी जी को पिता के रूप में गोद लिया। मुझे भी लग रहा है कि अंबानी को गोद ले लेना चाहिए, या अडानी को ले लो, बात खत्म करो, जीवन सेटल करो। गांधी जी को गोद लिया, इसलिए इन्हें इनका पांचवा पुत्र भी कहते हैं। पेपर में आता है बेटा, बाकी के नाम नहीं पूछे जाते पर इनका पूछा जाता है, इसलिए इन्हें इनका पांचवा पुत्र भी कहते हैं। गांधी जी का ये व्यक्तिगत जीवन है, हालांकि मुझे उनकी नस्ल का नाम भी पता है, चाहे तो लिखवा सकता हूं, पर रहने दीजिए। आप आरओ या स्टेट पीसेस पढ़ा रहा होता तो जरूर मैं लिखवा सकता, पर आप नहीं पढ़ रहे। मैं आपको मनु बेन की कहानी भी सुना दूं, पर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करते। क्या सुन, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आपको जितना पढ़ना हो जब तक